जी गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। जी जनाब, कल की क्लास में हम लोग कहाँ तक देख चुके हैं भाई? 477 तक। जी, अब अगला हिस्सा जो इसका बात कर रहा है वो बात कर रहा है संपत्ति चिन्हों और अन्य चिन्हों के विषय में। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं कल्पना, आईपीसी का? 17 चल रहा है अभी। 17 तो शायद समाप्त हो गया था। नहीं सर, 18। चैप्टर नंबर 18 पढ़ रहे हैं अब हम। कूट रचना वगैरह का जो चैप्टर है ना वो 463 से शुरू हो गया था। जी जी सर। इनको थोड़ा सा माइंड में आप लोग बना के रखें कि मैं तो जब भी चैप्टर शुरू करता हूँ तो उसकी धाराओं के विषय में भी आप लोगों से डिस्कस करता हूँ कि कितने सेक्शन हम लोग इसमें डील करेंगे, है ना। तो चैप्टर नंबर 18 में हमने कितने सेक्शन के विषय में बात की थी भाई अमित? 28 सेक्शन 28 सर। 28 सेक्शन, बहुत बढ़िया। तो अब जो अगला इसका हिस्सा है वो बात कर रहा है ओप प्रॉपर्टी एंड अदर मार्क्स। देखिए 478 जो धारा है इसकी वो हटाई जा चुकी है यहाँ से, क्योंकि ये ट्रेडमार्क के विषय में धारा थी और ट्रेडमार्क के विषय में एक अलग एक्ट बना दिया गया है, तो इसलिए यहाँ से ट्रेडमार्क वाली बात तो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। और 480 भी हटा दिया गया उसी की वजह से, क्योंकि यहाँ यूजिंग ए फॉल्स ट्रेडमार्क के लिए पेनल्टी का प्रबंध किया रहा होगा कभी। अब 478 और 480 दीज सेक्शन आर नो मोर इन आईपीसी, ठीक है। और ये कहाँ से हटा दिए गए हैं? व्यापार और पण्य चिन्ह अधिनियम 1958 से इनको हटा दिया गया है, ठीक है। 479 बचा हुआ है। 479 जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है प्रॉपर्टी मार्क की। और प्रॉपर्टी मार्क के बारे में क्या कह रहा है 479? ये कह रहा है अ मार्क यूज्ड फॉर डिनोटिंग दैट मूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर पर्सन इज कॉल्ड अ प्रॉपर्टी मार्क। ये कह रहा है संपत्ति चिन्ह, ये कह रहा है वो चिन्ह जो यह धोतन करने के लिए उपयोग में लाया जाता है कि जंगम संपत्ति किसी विशिष्ट व्यक्ति की है, संपत्ति चिन्ह कहा जाता है। तो प्रॉपर्टी मार्क के विषय में सेक्शन 479 बता रहा है। और क्या बता रहा है? कि जंगम संपत्ति के विषय में बात कर रहा है ये। और किसी जंगम संपत्ति पर कोई मार्क इस आशय से लगा होना कि उससे ये पता लगे कि सच एंड सच प्रॉपर्टी जो है वो फला व्यक्ति से बिलोंग करती है, तो वैसा जो चिन्ह है वो संपत्ति चिन्ह बताया गया है 479 के अकॉर्डिंग। 479 समझ आया इनू? सर इसमें जो प्रॉपर्टी होगी वो मूवेबल ही होगी? हाँ, चूँकि साफ साफ लिखा हुआ है कि जंगम संपत्ति किसी विशिष्ट व्यक्ति की है, ठीक है। क्या समझे? क्योंकि जो स्थावर संपत्ति है, स्थावर संपत्ति के तो आपके पास अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आपका घर, मकान, दुकान, खेत की ज़मीनें हैं, तो उनके लिए तो आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। आपसे कोई कहे कि भाई ये घर किसका है, तो घर के कागज़ आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ जो 479 बात कर रहा है वो बात कर रहा है जंगम संपत्ति के विषय में, मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या होती है मूवेबल प्रॉपर्टी, कल्पना चौहान? सर धारा 22 में बताया गया जो चलायमान संपत्ति उसे कहते हैं, जो भूमि,
सर च- डेफिनेशन याद नहीं आ रहा। अच्छा, चलायमान जो संपत्ति है मतलब जो विच कैन मूव है, वही कह रहे हो आप? जी सर। तो घर का दरवाजा सर जो मुँह, भूमि से आबद्ध नहीं है, हाँ जो भूमि से आबद्ध नहीं है हाँ वही चल संपत्ति कहलाती बिल्कुल बिल्कुल। तो कल्पना घर के दरवाजे की क्या स्थिति होगी? क्योंकि वो भी मूव कर सकता है, यहाँ से इधर से उधर, उधर से उधर मूव हो जाता है ना वो, तो उसको क्या कहोगे? जंगम संपत्ति कहोगे कि स्थावर संपत्ति कहोगे? सर वो जंगम संपत्ति नहीं है। नहीं है कि है? तो स्थावर संपत्ति रहेगी। कल्पना आपका जवाब क्या है? क्या सर? आपका जवाब क्या था घर के दरवाजे के विषय में? सर वो जंगम संपत्ति नहीं है। यानी कि स्थावर संपत्ति है। एनु, आपकी क्या राय है इसके बारे में? यही है कि वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। हम उसे ऐसा नहीं है कि आज हमने यहाँ लगाया कल निकाल के कहीं और लगा दे, परसों कहीं और लगा दे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि वो ऐसी चीज़ के साथ अटैच्ड है ना। जैसे आपके भाई दरवाजे अटैच हैं मकान के साथ, तो जब तक वो अपनी जो क्या बोलते हैं उन्हें कब्ज़े, जब तक कब्ज़ों के पैंच खोल के उन्हें अलग ना कर दिया जाए तब तक वो स्थावर संपत्ति हैं, और जैसे ही पैंच खोल के अलग कर दिया जाएगा वो जंगम संपत्ति में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। जैसे पेड़ के विषय में हमने जब हम चोरी की परिभाषा पढ़ रहे थे तो पेड़ के विषय में भी बताया गया था कि पेड़ जब तक भूबद्ध है, तो जब तक वो हमारे जो उसमें स्पष्टीकरण है, स्पष्टीकरण में समझाया गया है कि जब तक पेड़ भूबद्ध है तब तक तो वो स्थावर संपत्ति है, और जैसे ही किसी व्यक्ति ने उसका तना काट के उसे अलग कर दिया तो वैसे ही चोरी का अपराध कंप्लीट हो जाता है। चूँकि वो जो संपत्ति थी जो कि पेड़ था, जब तक वो अपने तने से भूमि से अटैच्ड था तब तक तो वो स्थावर संपत्ति था, और स्थावर संपत्ति की चोरी नहीं की जा सकती। चोरी के लिए जंगम संपत्ति होना एक मूलभूत तत्व है। जो 5 तत्व हैं चोरी के, उनमें एक तत्व ये भी है कि संपत्ति जो है वो जंगम होनी चाहिए, मूवेबल होनी चाहिए। तो जैसे ही पेड़ कटा और पेड़ कटते ही भरभरा के वो गिर जाता है, तो गिरते ही चोरी का अपराध कंप्लीट हो जाता है। उसके लिए अलग से उसको उठा के कहीं लोड करके ले जाना आवश्यक नहीं है, पेड़ कटते ही चोरी का अपराध हो जाता है। ठीक है। तो ये जो संपत्ति चिन्ह की बारे में हम बात कर रहे हैं, ये सब जो है जंगम संपत्ति के विषय में ही बात हो रही है। यहाँ स्पष्टली लिखा हुआ है, अ मार्क यूज्ड फॉर डिनोटिंग दैट मूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर पर्सन इज कॉल्ड अ प्रॉपर्टी मार्क। कोई जंगम संपत्ति किसी व्यक्ति विशेष से ताल्लुक़ रखती है, उसके संबंध में यदि कोई चिन्ह उस प्रॉपर्टी पर है तो वो चिन्ह जो है वो चिन्ह संपत्ति चिन्ह 479 बता रहा हूँ। क्लियर है भाई? इज दैट ओके? यस सर। चलिए अगली सेक्शन जो है वो 481 है। 481 बात कर रहा है यूजिंग ए फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क, मिथ्या संपत्ति चिन्ह को उपयोग में आवाज लाना। नहीं आ रही है। हाँ अमित, क्या कह रहे हो? आवाज़ में कोई दिक्कत है क्या मेरी? आवाज स्लो है। स्लो है? सभी को स्लो है क्या? एनु, कल्पना, प्रवेश? सिर्फ कभी कभी नहीं, आपकी सर। आवाज़ बहुत स्लो आती है और कभी बहुत स्पीड आती है। शायद आपको माइक पर से आप रिकॉर्डिंग करते हैं, जैसे आप मूव करते हैं ना, तो सर कभी मूव करने पे तेज़ हो जाती है और कभी कम हो जाती है।
ना ना, मेरे मुझे पास तो बिल्कुल ठीक आती है आवाज़। कोई माइक नहीं है बिल्कुल, मैं तो विदाउट माइक बात कर रहा हूँ जैसे रोज और आप भी मूवेबल की तरह हो रहे हैं, जैसे आप इधर होते हैं कभी तेज, कभी इधर होते हैं कभी चलिए, हो सकता है कुछ तो नेटवर्क मेरे को इशू, भी ठीक ही आवाज़ आ रही है, आपकी कोई दिक्कत नहीं। इट माइट बी आर हाँ नेटवर्क इशू। सर, ठीक है। हाँ, नेटवर्क इशू हो सकता है। बाकी मेरे पास कोई माइक नहीं है, बिल्कुल विदाउट माइक मैं बात कर रहा हूँ जी। चलिए, तो 481 बात कर रहा है, whoever marks any movable property or goods or any case, package or other receptacle containing movable property or goods or uses any case, package or other receptacle having any mark thereon in a manner reasonably calculated to cause it to be believed that the property or goods so marked or any property or goods contained in any such receptacle so marked belong to a person to whom they do not belong is said to use a false property mark। 481 बात कर रहा है कि जो कोई किसी जंगम संपत्ति या माल को या किसी पेटी, पैकेज या अन्य पात्र को जिसमें जंगम संपत्ति या माल रखा है ऐसी रीति से चिन्हित करता है, या किसी पेटी, पैकेज या अन्य पात्र को जिस पर कोई चिन्ह है ऐसी रीति से उपयोग में लाता है, जो इसलिए युक्त रूप से प्रकल्पित है कि उससे यह विश्वास कारित हो जाए कि इस प्रकार चिन्हित संपत्ति या माल या इस प्रकार चिन्हित किसी ऐसे पात्र में रखी हुई कोई संपत्ति या माल ऐसे व्यक्ति का है जिसका वह नहीं है, वह मिथ्या संपत्ति चिन्ह का उपयोग करता है, यह कहा जाता है। तो ये 481 जो धारा है वो ये बताने का प्रयत्न किया जा रहा है यहाँ पर कि अगर कोई किसी प्रॉपर्टी पर कोई ऐसा मार्क बनाता है जिसका कि वास्तव में वो प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन उस मार्क को लगाए जाने से ऐसा समझा जाने लगे कि ये प्रॉपर्टी तो सच एंड सच व्यक्ति से ताल्लुक़ रखती है, ये उसकी प्रॉपर्टी है, तो वैसा करने वाला जो व्यक्ति है वो मिथ्या संपत्ति चिन्ह का उपयोग करता है। और ये कहाँ कहाँ किया जा सकता है? किसी जंगम संपत्ति या माल को डायरेक्टली किया जा सकता है, किसी पेटी या पैकेज या अन्य पात्र को जिसमें जंगम संपत्ति रखी है। मान लीजिए कोई संदूक है, संदूक के अंदर कोई जंगम संपत्ति रखी हुई है, ठीक है, तो उस पर कोई मार्क ऐसा लगा दिया जाए कि ये समझा जाए कि ये संपत्ति जो है किसी अन्य व्यक्ति की है, तो क्या हुआ उस पर? वो फॉल्स चिन्ह उस पर बना दिया गया। फॉल्स चिन्ह, संपत्ति चिन्ह इस प्रकार बनाया जाना कि संपत्ति किसी गलत व्यक्ति से ताल्लुक़ रखने वाली समझ आए। संपत्ति एक ही है लेकिन बी उस पर इस प्रकार से कुछ संपत्ति चिन्ह बना रहा है कि उसको लोग ये समझें कि संपत्ति ए की ना होकर बी की है। इज़ दैट क्लियर? 481 समझ आया भाई? सर इसका जो सटीक एग्जाम्पल है हाँ। वो ये है कि जो चोरी की गाड़ियाँ होती हैं उस पर नंबर प्लेट बदल देते हैं हाँ हाँ किसी दूसरे की, तो ये जो ऑफेंस है वहाँ पे भी 481 यूज होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ वो एक तरह से संपत्ति चिन्ह ही तो होता है भाई। हमारी गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर गाड़ी पे लगा हुआ है और उस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नंबर की आरसी में नाम हमारा चढ़ा हुआ है, ठीक है ना। अब वहाँ उसकी अगर प्लेट बदल रहे हैं हम, तो हम क्या साबित करना चाह रहे हैं कि ये व्यक्ति, ये जो गाड़ी है उसका नंबर चेंज हो जाएगा, तो नंबर चेंज हो जाएगा तो वो संपत्ति एक तरह से वो प्रॉपर्टी मार्क ही तो है हमारी गाड़ी पे। क्यों जेबुनिशा? जी सर। जी। 482 बात कर रहा है भाई, पनिशमेंट फॉर यूजिंग ए फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क। ये पनिशमेंट की बात कर रहा है। ये कह रहा है whoever use any false property mark shall, unless he proves that he acted without intent to defraud, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine or with both। तो ये कह रहा है 482 मिथ्या संपत्ति चिन्ह का उपयोग करने के लिए दंड। कह रहा है जो कोई किसी मिथ्या संपत्ति चिन्ह का उपयोग करेगा
जब तक कि यह साबित न कर दे कि उसने कपट करने के आशय के बिना कार्य किया है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी कि अगर वो ये साबित कर दे कि उसका आशय इस प्रकार के कृत्य से कोई कपट करने का नहीं था, तो क्या वो एक्सक्यूजेबल है? क्यों अमित? नो सर। नहीं है, ये इसकी लैंग्वेज तो कुछ ऐसी ही बात कर रही है। ये कह रहा कि जो कोई किसी मिथ्या संपत्ति चिन्ह की बात कर रहे हैं सर। है 482 में, 482 में जी ये कह रहा है whoever uses any false property mark shall, unless he proves that he acted without intent to defraud। ठीक है, जब तक कि वह साबित ना कर दे कि उसने कपट करने के आशय के बिना कार्य किया है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो सर लाइबिलिटी तो उसी की है, लेकिन अगर वो प्रूव अगर वो प्रूव कर देता है कि उसने अगर प्रूव कर देता है तब नहीं है। हाँ, कि भाई उसका इंटेंशन जो है वो फ्रॉड करने का नहीं था, तो ये कंडीशन यहाँ दी हुई है इसके। ये तो 106 का बर्डन उसके ऊपर डाल दिया ना। हाँ बिल्कुल, वही ये क्लेम वही तो कर रहा है ना, दैट एनी फैक्ट स्पेशली हाँ, नॉलेज, कोई विशिष्ट तथ्य है जो उसी की एग्जिस्टेंस, बिल्कुल पर्टिकुलर फैक्ट का एग्जिस्टेंस वो प्रूव करेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो देखिए, ये मेनली हमने इसका मिथ्या चिन्ह इसके पढ़ लिए हैं। वैसे भी ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड, यहाँ से कभी हमें एग्ज़ाम में सवाल मिला नहीं है। मैंने आपको फिर भी समझाने के नज़रिए से मिथ्या चिन्ह और मिथ्या प्रॉपर्टी चिन्ह जो है ये डिस्कस किया है। बाकी इसके जो सेक्शन है वो आप सेल्फ देख लीजिएगा। अगला जो इसका पार्ट है उसको देख लीजिए, जो कि ऑफ करेंसी नोट्स एंड बैंक नोट्स के विषय में बात कर रहा है। ये 489 A, B, C, D करके जो धाराएं हैं, इनको देख लेते हैं। ये इनसे सवाल उठ जाता है कई बार, ठीक है ना। तो ये कह रहा है काउंटर फिटिंग करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स, 489 A पे आ जाइए आप। बाकी ये धाराएं जो मैंने स्किप कराई हैं ये सेल्फ आप देख लीजिएगा। अगर कहीं कोई चीज़ ऐसी हो कि समझ ना आए तो यू कैन आस्क मी, ठीक है, उसको हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में अगर कोई ऐसा मुद्दा इसमें आएगा। बाकी जो इसका मेन जो कंसेप्ट था उस पर हमने लाइट डालने का कोशिश किया थोड़ा सा। अब 489 को देख लेते हैं। ये कह रहा है काउंटर फिटिंग करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स। ये कह रहा है whoever counterfeits or knowingly performs any part of the process of counterfeiting any currency note or bank note shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो 489 A जो बात कर रहा है करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण की बात कर रहा है, ठीक है। ये कह रहा है कि जो कोई किसी करेंसी नोट या बैंक नोट का कूटकरण करेगा या जानते हुए करेंसी नोट या बैंक नोट के कूटकरण की प्रक्रिया के किसी भाग को संपादित करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ये 489 A बात करता है भैया। अब इसका एक एक्सप्लेनेशन भी है, उसको भी समझ लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ एक्सप्लेनेशन इसका कह रहा है कि फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन एंड ऑफ सेक्शन 489 B, C, D एंड E, ठीक है, द एक्सप्रेशन बैंक नोट मीन्स अ promissory note or engagement for the payment of money to bearer on demand issued by any person carrying on the business of banking in any part of the world or issued by or under the authority of any state or sovereign power and intended to be used as equivalent to or as a substitute for money। जी, स्पष्टीकरण क्या कह रहा है इसका 489 A का। ये कह रहा है कि इस धारा के और धारा 489 खा, 489 गा,
489 घा और 489 अंगा के प्रयोजनों के लिए बैंक नोट पद से उसके वाहक को मांग पर धन देने के लिए ऐसा वचन पत्र या वचनबंध अभिप्रेत है जो संसार के किसी भी भाग में बैंककारी करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा प्रचलित किया गया हो या किसी राज्य या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शक्ति द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रचलित किया गया हो और जो धन के समतुल्य या स्थानापन्न के रूप में उपयोग में लाए जाने के लिए आश्रित हो। तो भाई ये स्पष्टीकरण से क्या समझ आया आप लोगों को? जी शोभित। सर मुझे नहीं आया ये। आ जाएगा कल्पना जी, चिंता मत कीजिए। जी एनु प्रवेश भाटी, ये स्पष्टीकरण पढ़ने से हमें क्या पिक्चर नज़र आ रही है? सर इसे समझने के लिए ये इसका 489 का खे गे घे इसको भी पढ़ना पड़ेगा सर, ये जब ही समझ में आएगा। इन्हीं के बारे में दे रखा है सर। नहीं, इसने तो सिर्फ एक ये चीज़ बता दी कि जो ऊपर शब्दावली आई है ना 489A में, वहाँ एक शब्द आया है करेंसी नोट और दूसरा शब्द आया है बैंक नोट। ठीक है, तो स्पष्टीकरण जो है वो बैंक नोट को ही बता रहा है कि व्हाट इज़ बैंक नोट। शोभित, आपकी क्या राय है स्पष्टीकरण के विषय में? ये तो इसने खोल दिया कि अगली धाराओं में भी ये शब्द यूज होगा बैंक नोट। तो जहाँ जो बैंक नोट है मेरे अनुसार ये है कि एक तो किसी भी देश की जो करेंसी है अगर वो फेक बना के किसी भी कहीं पे भी चला रहे, जैसे डॉलर है हमारे यहाँ पे भी अगर डॉलर को हम नकली डॉलर बना के बेच रहे हैं तो वो भी इसमें आएगा। और अगर बैंकिंग से संबंधित अगर कोई ऐसा नोट है, डीडी नोट है जो बैंक में किसी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी के लिए चलता हो, उसका कोई फेक बना रहे हो, डुप्लीकेट बना रहे हो, वो भी इस कैटेगरी में आए जी। इसमें सर जैसे वो बीआर होता है ना बैंक में होता है, तो बैंक नोट मतलब प्रोमिसरी नोट है जो ओनली बैंकिंग सेक्टर में यूज होता है, जिसको सिर्फ बैंक रिकॉग्नाइज करेगा, ना कि नॉर्मल पब्लिक। उससे बैंक नोट से मतलब है। क्योंकि मतलब मैंने कभी देखा तो नहीं है, बट मुझे एक बैंक कर्मी ने बताया था पुराने जमाने की बात। उन्होंने ये कहा था उस टाइम पे मतलब ऐसे बीआर, ये जैसे हम लोग चेक इशू कर देते हैं भाषा में, इसी तरह से बैंकिंग सेक्टर के लोग कुछ इस तरह के डॉक्यूमेंट प्रोमिसरी नोट्स यूज करते थे, जिसको 2 हिस्से में फाड़ते थे और वो उसको फाड़ने के बाद में मतलब 1-2 गाड़ी से अलग अलग जाते थे लोग, इलाहाबाद जाके वो जमा होता था। तो वो कहते थे कि इसे सीने से बांध के ले जाते थे। उन दिनों में लूटपाट की घटना ज़्यादा होती थी, वो कहते थे बैंक कर्मचारी हम ही हैं और वहाँ से कैश लेके आना होता था उसके बदले। वो बिहार केवल जिसको बैंकिंग सेक्टर के लोग रिकॉग्नाइज करते थे। अब जैसे आजकल बीआर होते हैं सिक्योरिटी के पर्पज से, जैसे बैंक की जो वैल्यू होती है उसमें जो करेंसी वैल्यू होती है कि इसकी एक्चुअल बैंक के पास में कितना इस समय पे जो सेविंग मनी है वो कितनी है। तो होता नहीं है कि बैंक दिवालिया घोषित हो गया कि जब उसके पास इतने बीआर मतलब इशू कर दे कि वो पे ना कर पाए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए जो हर्षद मेहता वाली सीरीज अगर आप देखें, एक वेब सीरीज़ में हर्षद मेहता का पूरा एक कच्चा चिट्ठा खोला हुआ है, तो उसमें भी बीआर शब्द बहुत यूज हुआ है। वो विदाउट बीआर ही तो पैसा उठाता था वहाँ से, है ना। उसमें असल में कोई ट्रांजैक्शन पैसे का ना हो करके सिर्फ वो एंट्रीज हो जाती है। बस ठीक है, इतने असेट्स आपके पास है, बस वो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा उसका कोई मतलब नहीं है। जिस दिन डिमांड पे वो मांगा जाएगा, जैसे लाइक का बियरर चेक, हाँ, उस दिन मालूम होता था खुलासा कि एक्चुअल में उतना बैलेंस ही नहीं है बैंक के पास। हाँ, तुम्हारे पास इतना मतलब कि माल मसाला है भी कि नहीं। जी जी जी, चलिए बहुत अच्छी। तो अगर कोई चेक ही काट के दे देता है और वो चेक उसके पास वो नहीं है, चेक तो फिर एनआई एक्ट में आ जाता है। अगर उसके पास पैसे नहीं है तो स्पेशल एक्ट है उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये कह रहा है कि इशू डिमांड इशूड बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया ना ये बैंक नोट जो है, ये तो उसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में नहीं है। हाँ, ये अलग चीज़ है, वो तो एनआई वाला मसला अलग है। तो कुल मिला के बैंक नोट पद से इस प्रकार की कागजी कार्रवाई कह लीजिए आप उसे,
जो कि एक प्रॉमिसरी नोट की तरह इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, वचनबद्ध अभिप्रेत है। यही जिन्होंने बताया कि संसार के किसी भी भाग में बैंककारी करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा प्रचलित किया गया हो या किसी राज्य या संपूर्ण प्रभुत्व शक्ति संपन्न शक्ति द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रचलित किया गया हो और जो धन के समतुल्य या स्थानापन्न के रूप में उपयोग में लाए जाने के लिए आश्रित हो। ठीक है, कहाँ समझे? स्पेशल बॉन्ड भी होते हैं ना सर, स्पेशल बॉन्ड बियरर केस भी आया था एक बार एक। हाँ बिल्कुल, कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है लाइक आरबीआई, स्टेट गवर्नमेंट जो भी होती हैं वो इस तरह के बॉन्ड्स को देते हैं। अब 489B देखते हैं। ये कह रहा है यूजिंग एज जेन्युइन फोर्ज्ड और काउंटरफीट करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स। ये कह रहा है हुएवर सेल्स टू और बाइज टू रिसीव्स from any other person or otherwise traffics in or uses as genuine any forged or counterfeit currency note or bank note, knowing or having reason to believe the same to be forged or counterfeit, shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो 489B कह रहा है, 489 खा कह रहा है कि कूट रचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में उपयोग में लाना। जो कोई किसी कूट रचित या कूटकृत करेंसी नोट या बैंक नोट को यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह कूट रचित है या कूटकृत है किसी अन्य व्यक्ति को बेचेगा या उससे खरीदेगा या प्राप्त करेगा या अन्यथा उसका दुर्व्यापार करेगा या असली के रूप में उसे उपयोग में लाएगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ठीक है, क्लियर है भाई? अब तीसरा सी कह रहा है पोजेशन ऑफ फोर्ज्ड और काउंटरफीट करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स। ये कह रहा है whoever has in his possession any forged or counterfeit currency notes or bank note, knowing or having reason to believe the same to be forged or counterfeit and intending to use the same as genuine or that it may be used as genuine, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years or with fine or with both। तो 489 गा जो है वो बात कर रहा है कूट रचित या कूटकृत करेंसी नोट या बैंक नोटों को कब्ज़े में रखना, कोई अपने कब्ज़े में रखेगा। तो ये कह रहा है जो कोई किसी कूट रचित या कूटकृत करेंसी नोट या बैंक नोट को यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह कूट रचित है या कूटकृत है और यह आशय रखते हुए कि उसे असली के रूप में उपयोग में लाए या वह असली के रूप में उपयोग में लाई जा सके अपने कब्ज़े में रखेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है भाई। 489 घा जो है वो सामग्री बनाना और कब्ज़े में रखना बता रहा है और जो अंगा है वो करेंसी नोटों या बैंक नोटों से सदस्य रखने वाली दस्तावेज़ों की रचना या उपयोग की बात करता है। ठीक है। डी आप सेल्फ देख लीजिएगा, ये केवल ये बता रहा है कि भाई आप जो है कूट रचना कूटकरण के उपकरण या सामग्री इत्यादि अपने कब्ज़े में रखना। ठीक है। अंगा कराए इसका ई देख लीजिए, मेकिंग और यूजिंग डॉक्यूमेंट्स रिजेंबलिंग करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स। तो ये कह रहा है whoever makes or causes to be made or uses for any purpose whatsoever or delivers to any person any document purporting to be or in any way resembling or so nearly resembling as to be calculated to deceive any currency note or bank note shall be punished with fine which may extend to 100 rupees। ठीक है। तो अंगा कह रहा है कि जो कोई किसी दस्तावेज को जो करेंसी नोट या बैंक नोट होना तात्पर्य हो या करेंसी नोट या बैंक नोट के किसी भी प्रकार सदृश्य हो या इस कितने निकटतः सदृश्य हो कि प्रवंचना हो जाना प्रकल्पित हो रचेगा या रचवाएगा
या किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाएगा या किसी व्यक्ति को प्रदत्त करेगा, वह जुर्माने से जो 100 रुपये तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। 100 रुपये का जुर्माना है भाई। कोई समदृश्य उसके जैसी दिखने वाली चीज़ वो इतनी नियरली होनी चाहिए। और बैंक नोट में क्या फ़र्क है? हैं क्या कह रहे? ये सर करेंसी नोट और बैंक नोट में क्या फ़र्क है सर? भाई 489A का एक्सप्लेनेशन अभी हमने पढ़ा है, जिसमें बैंक नोट को बताया गया है। ठीक है, बैंक नोट अभी आपने स्पष्टीकरण जब हम पढ़ रहे थे तब आप थे नहीं के क्लास में? क्यों दानिश? हेलो जी सर, मैं देखता हूँ। मैंने और कहा इसका तो एग्जाम्पल ज़्यादातर वो है जो बच्चों के ये खाने पीने की चीज़ में वो निकलती है ना, चिल्ड्रन बैंक के पैसे, और वो सदृश होते हैं। अगर भाई मैं बच्चों को 100 रुपये देता हूँ, 1000 रुपये देता हूँ, अगर इस तरीके से कोई उनकी कॉपी करता है, कुछ ज़्यादा ही सदृश्य बना दे। वो तो देखो चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया वगैरह सब लिखा रहता है उन पर, है ना, तो वो तो प्राइमा फेसा ही समझ आ जाते हैं देखते ही। बाकी कुछ ऐसा हो जाए कि वो डिसीवेबल हो, जिससे कि धोखा होने की संभावना हो जाए, तो उसके लिए बता रहा है। सेकंड पार्ट कह रहा है कि इफ़ एनी पर्सन हुज नेम अपीयर्स ऑन ए डॉक्यूमेंट द मेकिंग ऑफ विच इज़ एन ऑफेंस अंडर सब सेक्शन 1 refuses without lawful excuse to disclose to a police officer on being so required the name and address of the person by whom it was printed or otherwise made, he shall be punished with fine which may extend to 200 rupees। और कह रहा कि यदि कोई व्यक्ति जिसका नाम ऐसे दस्तावेज पर हो जिसकी रचना उपधारा 1 के अधीन अपराध है, किसी पुलिस ऑफिसर को या उस व्यक्ति का नाम और पता जिसके द्वारा यह मुद्रित जिसके द्वारा यह मुद्रित की गई हो बताने के लिए अपेक्षित किए जाने पर उससे विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना बताने से इनकार करेगा तो जुर्माना उस पर लगेगा 200 रुपया, जिससे ये पूछा जाए कि भी ये प्रिंट किसने किया है। ठीक है ना। और तीसरा इसका पार्ट कह रहा वेयर द नेम ऑफ एनी पर्सन अपीयर्स ऑन एनी डॉक्यूमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ विच एनी पर्सन इज चार्ज विद एन ऑफेंस अंडर सब सेक्शन 1 or on any other document used, distributed in connection with that document, it may, until the contrary is proved, be presumed that that person caused the document to be made। ये कह रहा है कि जहाँ की किसी ऐसी दस्तावेज पर जिसके बारे में किसी व्यक्ति पर उपधारा 1 के अधीन अपराध का आरोप लगाया गया हो या किसी अन्य दस्तावेज पर जो उस दस्तावेज के संबंध में उपयोग में लाई गई हो या वितरित की गई हो किसी व्यक्ति का नाम हो, वहाँ जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए यह उपधारणा की जा सकेगी कि उसी व्यक्ति ने यह दस्तावेज रचवाई है। ठीक है, यहाँ प्रजम्पशन खड़ी हो जाती है और जब तक कि वो कॉन्ट्रेरली प्रूव ना कर दे, ये ना बता दे कि भाई कोई और उसका इरादा था या किसी प्रकार किसी अन्य व्यक्ति ने वो रचवाई थी, तो साबित करने का भार किस पे है? जिसके विरुद्ध उपधारणा की जाएगी वही साबित करेगा कि उपधारणा जो है वो क्या बोलती है कि ये विखंडनीय उपधारणा है, वो विखंडित करने का उसे अवसर मिलेगा। ठीक है, अब इसका सर 489 का जो ई का फर्स्ट और सेकंड है पनिशेबल तो यही है। हाँ, तो केवल एक्सप्लेन कर रहा है थर्ड। बस वो तो ये कह रहा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ को बता, बस बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बात कर रहा है। और इसका चैप्टर नंबर 19 जो है, चैप्टर नंबर 19 में केवल एक धारा बची हुई है, उसको देख लीजिए भागते दौड़ते। चैप्टर 19 सेवा संविदाओं के आपराधिक भंग के विषय में बात करता है। 490 यहाँ से हटाई जा चुकी है, 492 यहाँ से हटाई जा चुकी है, केवल 491 यहाँ पे है। ये बात कर रहा है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू अटेंड ऑन एंड सप्लाई वांट्स ऑफ हेल्पलेस पर्सन, असहाय व्यक्ति की परिचर्या करने की और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की संविदा का भंग।
यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा किसी ऐसे असहाय व्यक्ति से जिसके लिए वो हेल्प करने के लिए उपलब्ध हो, या फिर उसे कुछ सप्लाई आवश्यकता पड़ने पर कुछ उसे सप्लाई करने के लिए कोई संविदा की गई हो और वो व्यक्ति उस संविदा का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करे, तो 491 यहाँ व्यवस्था करता है उसके लिए। देखते हैं क्या कहता है 491। 491 कह रहा भैया कि whoever being bound by a lawful contract to attend on or to supply the wants of any person who by reason of youth or of unsoundness of mind or of a disease or bodily weakness is helpless or incapable of providing for his own safety or of supplying his own wants voluntarily omits so to do shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months or with fine which may extend to 200 rupees or with both। देखिए 491 जो है एक कॉन्ट्रैक्ट के विषय में पहले तो बात करता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो असहाय है, और असहाय किन कारणों से है वो 491 में बताया गया है। ये कह रहा है कि जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति की जो या तो किशोरावस्था या चित्त विकृति या रोग या शारीरिक दुर्बलता के कारण असहाय है, ठीक है। वो शारीरिक दुर्बलता जो है वो एज की वजह से भी हो सकती है कि भाई उम्रदराज व्यक्ति है कोई और वो शारीरिक दुर्बल है, ठीक है, या अपने निजी क्षेम की व्यवस्था या अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए असमर्थ है, परिचर्या करने के लिए या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विधिपूर्ण संविदा द्वारा आबद्ध होते हुए स्वेच्छा ऐसा करने का लोभ करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 200 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो भाई इसमें 491 के लिए सबसे पहले तो जो इसकी आवश्यकता तो है वो ये है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे व्यक्ति के बीच होना चाहिए। एक व्यक्ति तो वो है जो दुर्बल है, किसी भी इन दिए गए कारणों की वजह से वो अपने जो दिनचर्या के काम है अपने काम नहीं करने की स्थिति में है, अपने लिए जो सप्लाई की आवश्यकता है वो सप्लाई कराने की स्थिति में खुद नहीं है, तो वो किसी व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट करता है। और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद यदि वो व्यक्ति ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को भंग करता है तब 491 पिक्चर में आती है। 491 का एक्शन तब शुरू होता है, उसके खिलाफ जो है वो व्यक्ति कंप्लेंट करेगा 491 की कि भाई मैं ऐसे ऐसे जो है मैंने ये व्यक्ति के साथ संविदा की थी और इसने संविदा का भंग किया है। तो यदि ऐसा सर इसमें बिल्कुल भी रीजनेबल वो नहीं है, इसमें अमेंडमेंट की सख्त ज़रूरत है। इसमें पनिशमेंट भी कम से कम 2 साल का होना चाहिए और जो पनिशमेंट है जो जुर्माना है वो भी कम से कम 2000 रुपये का होना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल कम से कम आपकी बात सही है। देखिए आईपीसी के बहुत सारे जुर्माने ऐसे हैं कि जो अमेंडेबल हैं, जो समय के साथ साथ जिन्हें अमेंडमेंट होना चाहिए था लेकिन अमेंडमेंट नहीं हुआ। ऐसा ना सर, ये मैकाले साहब ने जब बना दिया तो हमारे लेजिस्लेशन ने कभी कोशिश ही नहीं की इसमें अमेंडमेंट इस दिशा में किया जाए कि थोड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल भी कुछ बनाए जाए। ये जो हमारा जो पर्पज़ है कोड ऑफ लॉ का जो बताया है लेजिस्लेशन में, वो रेट्रीब्यूटिव ना बना करके जो रिफॉर्मेटिव पे जोर दिया है ना बहुत ज़्यादा, अपराध कहीं ना कहीं उससे बहुत बढ़ा है जो हम मानते हैं। अब आईटी एक्ट है वो बिल्कुल नया एक्ट बनाया, देखिए सर उसमें जुर्माने आप क्या हैं 10 लाख रुपए की हैं। वो चीज़ें ज़्यादा आपकी बात बिल्कुल सही है। कारण क्या है कि सही बात तो ये है कि जो लॉ मेकर हैं वो मुझे लगता है कि वो इन लॉ को जैसे हम आज पढ़ रहे हैं सर के साथ या ये पढ़ रहे वो पढ़ते ही नहीं है, हमने इस प्रकार से जैसे इलिटरेट हों। हाँ, उनको मतलब ये भान ही नहीं है कि यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो जिनका अमेंडमेंट किया जाना, जैसे अब रजिस्ट्री में पढ़ा हमने कि रजिस्ट्री में 50 रुपये की मूल्य का पशु, भाई 50 रुपये में तो कोई चिड़िया भी नहीं आ रही है, पशु कहाँ से आ जाएगा, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि पार्लियामेंट में खाने का कूपन होता है, वो आज भी वो 1 रुपये का ही है,
तो वो उन चीज़ों को बदलना ही नहीं चाहते जिससे आम पब्लिक मर रही है, घिस रही है। अब अगर वही चीज़ आम पब्लिक को भी अवेलेबल हो तब तो ठीक है। ये प्रॉब्लम ये होती है कि सुधार की ज़रूरत है, इसमें अब क्या करें। एक वीडियो में देख रहा था तो अभी नितिन गडकरी साहब जो है वो बड़े अच्छे मंत्रियों में से एक हैं जो अपना काम बखूबी कर रहे हैं और उन्होंने पूरे देश में वो एक ही मिनिस्टर है सर, उनके पीछे सरकार थोड़ा मुँह चमका लेती है बाहर आके कि हम विकास कर रहे हैं। हाँ हाईवेज, तो बुराई खाका पिटा हुआ है। हाँ हाईवेज, मतलब वो मतलब एक बंदा है जो बात करता है। तो एक पत्रकार ने पूछ लिया कि सर एक बात तो बताओ, टोल पे जो आम आदमी है वो तो टोल पे करके चलता है, और जो मतलब कि हर तरीके से मजबूत है, आर्थिक रूप से भी मजबूत है, आपके मंत्री हुए, एमपी हुए, एमएलए हुए, तो उनको आप जो है टोल पे छूट दे रहे हो, उनके लिए टोल फ्री कर रहे हो, इसका क्या कारण है? तो गडकरी साहब कह रहे हैं कि कुछ बातों पे चुप्पी साध लेना ही भलाई होती है, आप भी चुप हो जाओ, मैं भी चुप हूँ। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, है ना। तो भाई अगला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 20 बात करता है ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज, विवाह संबंधी अपराधों के विषय में बात करता है अध्याय 20। इज़ दैट ओके? विवाह तो आप सभी जानते ही होंगे, उसको तो बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे, या जिनकी नहीं हुई है उन्हें नहीं पता। उनको पता है सर, जिनके नहीं है उनको नहीं पता। नहीं, वो बारात में तो जाते हैं, उन्हें भी पता लग जाएगा, उन्हें भी पता लग जाएगा जिनके नहीं हुए, कोई बात नहीं। कितने हैं क्लास में जो अभी शादी का लड्डू नहीं खाए हैं? एनू, शोभित, कल्पना भी नहीं खाए हैं? अच्छा, चलो, ये ऐसा लड्डू है जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। तो मेरी राय, निजी राय है कि जब पछताना ही है तो खा पी के पछताओ, साला पेट में तो कुछ जाएगा, है नहीं? दुनियादारी की तो सिर्फ शादी के बाद ही समझ आया, दुनियादारी की समझ तो सिर्फ शादी के बाद ही आ रहा है। सही बात है। चलिए देखते हैं क्या कहती हैं इसकी धाराएं। कितनी धाराएं हैं टोटल अध्याय 20 में? 6 है सर 493 से 498 498 तक सर। 5 है। कितनी हुई? 6 है सर। 6 है। हाँ सर 6 ही है। जब धाराओं की गणना करो तो एक जोड़ लिया करो उसमें। हाँ है तो 6 सर, लेकिन 497 को क्योंकि अब उन्होंने एडल्ट्री में उसको कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। नहीं, वो देखो, जब तक उसको माननीय संसद नहीं हटाती तब तक वो धाराओं की गणना में तो रहेगी, है ना। हाँ सर, अभी पार्लियामेंट ने तो नहीं हटाया है। हाँ, और कुछ पता है क्या सुप्रीम कोर्ट का? कोरोना वायरस की तरह डिक्लेयर करके उसको भाई, उन्होंने जोसेफ स्टैन वाले केस में वो कर दिया है ना, 14, 15 और 21 का वायलेशन माना। हाँ नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कुछ पता है क्या? तो आज उनकी राय इसके खिलाफ जा रही है। कल हो सकता है कि कोई बेंच आए, ब्रदर बेंच आए, और वो कहेगा नहीं, जोसेफ सिन्हा को हम और रूल करते हैं। हमारे सीनियर है सर, उनकी काफ़ी पुरानी प्रैक्टिस है, 43 इयर्स की प्रैक्टिस है। हाँ। तो उन्होंने बताया कि उनके बीच में एक मतलब प्रैक्टिस में हो गए थे 20-22 साल। बोले कि ऐसा मामला आया था कि उसमें एक बेचारा पति था, वो इसी पे लड़ रहा था, एडल्ट्री पे लेकर के। तो वो महिला को लेकर के मतलब यहाँ बड़ा सेंसिटिव था कि भाई मतलब इसको पनिश किया जाए। अब उसमें वो था नहीं प्रोविजन। हाँ, महिला तो उसमें लड़ता रहा, उसने कहा चलो किसी को भी पनिशमेंट मिले मैं लड़ूंगा लास्ट तक। तो बोले कि वो यहाँ वाले जो जज साहब थे वो बोले कि भाई ये तो बहुत गलत है। तो मालूम चला उनका भी उनकी वाइफ से ऐसा ही कुछ चल रहा था दिक्कत जज साहब। तो फाइल पड़ी नहीं, उन्होंने तो कर दी सजा। वो हाई कोर्ट गए तो बोले कि वो जज साहब भी थोड़े जो है ज़्यादा आवागमन बाहर करते थे। बोले तो कोई बात नहीं, नॉर्मल बात है, फाइल ना उन्होंने पढ़ी ना उन्होंने पढ़ी, दोनों ने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जजमेंट कर दिया। बहुत बढ़िया। तो चलिए भाई, ये पूरा चैप्टर अध्याय 20 हम कल की क्लास में करेंगे, है ना, क्योंकि अब इसको शुरू करने का कोई लाभ नहीं है, क्लास का समय लगभग ओवर हो चुका है।
तो इसको कल की क्लास में चैप्टर नंबर 20 को हम फाइनल डिक्लेयर कर देंगे और आपका 20 के और 21 अब ये नमस्ते आपकी जो है 1-2 क्लास की कहानी है आईपीसी की, इसको निपटा के हम लोग सीआरपीसी आप लोग सभी सीआरपीसी के बैरक। सर इसके बाद सीपीसी शुरू कर दें अगर आपको सही लगे तो। नहीं, एक्चुअली सीपीसी मेरा बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, उसको आमना मैम ही कराएंगी, ठीक है ना? ठीक है सर, इस मंथ तो ये कम से कम आईपीसी हो जाएगी, अगले से अब से जुलाई से सीआरपीसी शुरू हो हाँ, जाएगी। मैं सीआरपीसी कराऊंगा और सीपीसी आमना कराएंगी, क्योंकि सीपीसी से मुझे भी उतना ही डर लगता है जितना आप लोगों को लगता है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है सर। और जीके की कब से शुरू हो रही है सर? जीके की भी हो जाएगी, आज पेपर हो गया उनका महोदय का, मैं बात करूंगा उनसे, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कल से परसों से क्लास हो जाए जीके की। जीके कौन करेंगे सर? भरत सर? नहीं, एक साथी और हैं हमारे, उनको मैंने बात की थी, तो अपने हाँ सर, क्योंकि लेक्चर्स तो थोड़े बढ़ाने ही पड़ेंगे ना, क्योंकि हाँ, वो कोर्स हाँ बड़ी मुश्किल से हो पाएगा इस तरह से। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो, एक तो हमने आईपीसी को जो पढ़ा वो डीपली पढ़ने का प्रयास किया। एक्चुअली हमारा जो ज़रूरत भी है सर। हाँ प्रीलिम्स और मेंस जो है ना, वो दोनों का नेचर अलग है। मेंस में तो हम 20 सवाल पकड़ लेंगे तो 20 सवाल से बाहर आईपीसी नहीं जाएगी, लेकिन प्रीलिम्स का कुछ भरोसा नहीं है कि प्रीलिम्स साला वो कहाँ से उठा के रख दे कोई सवाल, है ना? तो मैंने बहुत स्किपिंग नहीं की आईपीसी में, आप लोगों ने देखा ही होगा कि कोई ज़्यादा ही मुझे ऐसा एरिया लगा कि भाई एग्जाम हाँ, तो आईपीसी का मैंने हर पार्ट आप लोगों से डिस्कस करने का प्रयास किया और आप लोगों के साथ साथ मेरा भी ज्ञानवर्धन हुआ इससे, क्योंकि एक बहुत हेल्दी डिस्कशन क्लास में हमारी होता है ना? तो ये सभी के लिए फ्रूटफुल है, मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी, ठीक है ना? तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। जुलाई में नोटिफिकेशन भी मिलने की पूरी संभावना है क्या? हाँ, नोटिफिकेशन की संभावना है प्रबल जी। चलिए सब राजदीप सर, अगर आप बता रहे थे राजदीप सर से संपर्क हुआ है, वो आ सकते हैं क्या सर क्लास के लिए? कोई हाँ बिल्कुल, ही इज़ रेडी वगैरह या कोई और ऐसा? यस, ही इज़ ए वेरी नाइस फेलो। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा तो वो बिल्कुल क्लास लेंगे, है ना? जी, क्योंकि सर ऐसा ना, जब 1-2 लेक्चर्स बढ़ जाएंगे ना, उनका भी पढ़ाने का पैटर्न बिल्कुल आपके जैसा ही है। अरे वो लास्ट टाइम उनका हमारा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा था। बहुत ही बढ़िया, राजदीप सर की बड़ी अच्छी पकड़ है और बहुत बढ़िया से वो समझाते बड़े हैं, डेडिकेटेड होके वो सर कराते हैं। वो तो इधर उधर की बात भी नहीं करते। मैं तो कभी कभी लीक से हट के आप लोगों से कुछ बातें भी कर लेता हूँ, वो तो थारोली लेके आपका बहुत अच्छा है, आपका पैटर्न इधर से उधर बात करने का। ये भी थैंकफुल टू यू। आपको पूरा राइट है। क्लास में बोर ही नहीं होते जी। मेरा ये कुछ पढ़ाने का जो बोले तो मॉडल्स ऑपरेंडी अगर कहूँ इसको, तो वो इसी पर्पज़ से है कि क्लास का माहौल थोड़ा सा तो हल्का फुल्का बना रहे, क्योंकि जो कानून है वो थोड़ा सा बड़ा। इससे क्या होता है कि हम जब चलते हैं तो चलते हुए हमें चलते हैं, जैसे हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो ये नहीं है बस में बैठे देख रहे हैं, बाहर भी देखते रहते हैं। हाँ बिल्कुल। ये एक्चुअली इससे क्या होता है कि क्लास में उत्साह बना रहता है। अगर हम टोटली एकदम, एक तो पहले से लॉ रूखा सब्जेक्ट है, हालांकि आईपीसी वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में से एक है आईपीसी, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं कि क्लास में जुड़ने के लिए आप लोग, अगर आपका यहाँ थोड़ा नहीं, आपने सेक्शन बाय सेक्शन इम्पोर्टेंट सेक्शंस को भी मार्क कराया, सेक्शन बाय सेक्शन सर, जो उनके इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं अट्रैक्ट करने के लिए सेक्शन को, कुछ कीवर्ड्स हैं वगैरह, उनको आपने बड़े अच्छे से ब्रेक करके ना सर, मतलब ऐसा होता है ना कई बार कुछ क्लासेज ऐसी होती हैं वो जितनी बार भी हो जाए, कुछ सब्जेक्ट है कोई ऐसे पढ़ा देते हैं कि उनको आपको लगता है एक बार फिर से पढ़ना चाहिए। आपने जिस तरह आईपीसी कराई है, अगर किसी ने स्टार्ट से एंड तक किया है, उसको मैं नहीं समझता कि वो दोबारा ये कहे कि कोई कॉन्सेप्ट अधूरा रहेगा, मुझे फिर से पढ़नी है। जी बिल्कुल के लिए कोई पढ़े तो ठीक है, अदरवाइज तो बहुत अच्छे से हमारी आईपीसी हुई है। आप लोगों ने भी धैर्य बनाए रखा, किसी तरह अच्छे से होंगे सर तो बहुत, आप लोगों ने भी धैर्य बनाए रखा मेरे साथ, आप लोगों का भी धन्यवाद है इसके लिए, है नहीं?
नहीं सर, इंटरेस्टिंग था, धैर्य की क्या बात है, उसमें हमें सीखने को मिला, बहुत अच्छे से सीखने को मिला। चलिए, सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। नमस्ते। गुड नाइट सर। गुड